हाँ जी, तो क्या हाल है बच्चा पार्टी? सब मजे में, सब मौज मार रहे हो? आज का टॉपिक है अपना रिफ्रैक्शन। रट्टाफिकेशन नहीं करना है, लॉजिकल सारे आंसर देंगे, कुछ भी याद नहीं करना है, चीजों को सिर्फ समझना है और अपनी लैंग्वेज में लिखना है। बात समझे? आओ अब देखते हैं रिफ्रैक्शन। देखो यार, रिफ्रैक्शन क्या है, इस चीज को समझो। मान लो लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है लाइट। देखो यार, लाइट स्ट्रेट चलती है, हमने पढ़ा है। ठीक है, मान लो ऐसा ही कि यार इधर से लाइट आ रही थी, यहां से मुड़ गई, यहां से आते हुए मुड़ गई। बात समझे? बात समझो। जैसे मान लो लाइट ऐसे आ रही है, ओरिजिनल पाथ क्या है इसका? सेम ऐसे ही जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक। हाँ जी। पर क्या हुआ, सडनली एक पर्टिकुलर पॉइंट से लाइट क्या हो गई, मुड़ गई, अंदर की तरफ मुड़ गई। देखो, इधर जाती पर अंदर की तरफ मुड़ गई। ऐसे ही मान लो लाइट आ रही है, इसका ओरिजिनल पाथ ये था। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से लाइट मुड़ गई। मुड़ गई, मुड़ना मतलब बैंड हो जाना। बैंड हो जाना अपने ओरिजिनल पाथ से, अपने ओरिजिनल पाथ से। ठीक है, अब दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो नीचे की साइड या तो ऊपर की साइड शिफ्ट होगा। बात समझ गए ना? हाँ। अच्छा, तो बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्शन। ये होता क्यों है जी? ये होता क्यों है? बेंड क्यों हो जाती है लाइट ऐसे? हाँ, अब ध्यान दो। सिंपल सा, एक पानी का गिलास लो कांच में। कांच में क्यों, स्टील में क्यों नहीं? क्योंकि स्टील में दिखेगा नहीं आपको साइड से। तो साइड से अभी सुनता है। पानी का गिलास ले, ट्रांसपेरेंट। ठीक है बच्चे, एक पानी का गिलास लो, कांच का गिलास ले लो, उसमें पानी भर लो। ठीक है, आधा भर लो, उसमें एक पेंसिल लो या पेन लो अपना। पेंसिल उसमें डिप करो, टिल्ड। तो आप उसमें देखोगे, जैसे ही आप पानी में डालोगे ना, वो आपको ऐसे दिखेगी। फिर मान लो ऐसी सीधी पेंसिल थी, जैसे ही आप अंदर डालोगे तो आपको ऐसे टिल्ड, टिल्डेड दिखेगी। ऐसे बात समझ गए ना? उसके सरफेस से, उसके सरफेस से बैंड अंदर की तरफ हो रखी होगी पेंसिल। इसका मतलब क्या है? पेंसिल बेंड हो गई अंदर? नहीं, वहां से आने वाली रेज बेंड हो गई है। रेज मतलब लाइट बेंड हो गई है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन हुआ। ये हुआ क्यों? देख, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी, सर मीडियम क्या, देख हवा से लाइट आ रही थी। हाँ, अब कहा जा रही है? पानी के अंदर, दूसरा मीडियम। मीडियम समझते होंगे आप। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस। बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस। दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। बात समझे? बात समझे? तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। मीडियम मान लो ये क्या है बच्चे? वन है, ये मीडियम टू होगा। सर ये कहां से होगा? जहां से रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा। इससे ऊपर वन मीडियम, इस लाइन से नीचे दूसरा मीडियम। जैसे पानी और तेल ले लो, दिखेगा ना आपको? पानी ऊपर है या तेल ऊपर है, पानी नीचे है। बात समझ लो ना? तेल और पानी भरो, काबू ऊपर तेल दिखेगा, नीचे पानी दिखेगा, एक लाइन दिखेगी, ये वही लाइन है। बात समझ गए ना? ये वही लाइन है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो, ये भी लाइन होती है मीडियम की, बाउंड्री बोलते हैं इसको। ये मीडियम वन हो गया और ये मीडियम टू हो गया। ये बात समझ में आई? तो एक मीडियम से जब लाइट आ रही है, एक मीडियम से जब लाइट आ रही है, जब एंटर करती है दूसरे मीडियम में, तो बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात करता हूं, तो मैंने जो हिंदी में समझा उसी को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा, याद में करूंगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ? देखो, when 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 a ray of light, light goes 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 from one medium to another medium, other medium, bending of light, comma, bending of light take place, या अकर भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। दिस phenomenon या phenomenon is known as refraction of
लाइट। जो मैंने समझा वही मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस। लाइट का मुड़ना हो जाएगा स्टार्ट, बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस। इसी पूरे फिनोमिनन को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चे नॉट। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स समझने से पहले एक बात समझते हैं। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्यों हुआ था? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी तो रिफ्रैक्शन होना जरूरी है, होगा ही होगा, है ना? ठीक है, अब उसी चीज को अच्छे से समझेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के जरिए। ठीक है, अच्छा देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो याद करना है ना। अच्छा देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को बच्चे हम आर आई से भी डिनोट करते हैं, म्यू से भी डिनोट करते हैं और एन से भी डिनोट करते हैं। मैंने सब लिख दिया यहाँ पर, बात समझ गए? अब बात करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है जैसे यार कंपनीज में ना, जब आप लोगों की जॉब के लिए अप्लाई करोगे आगे चल के कई साल के बाद, ठीक है, तो आप कंपनीज में क्या देते हो? अपना सीवी। क्या देते हो बच्चे? सीवी। ठीक है ना? आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, आपकी 10th में, 12th में, फिर डिग्री में क्या परसेंटेज है, सब होता है उसमें। आपकी हॉबीज क्या, आपकी स्किल्स क्या है, सब उसके बारे में, मतलब आपका बायोडाटा होता है एजुकेशनल। आप वो कंपनीज में देने जाते हो तो उसको शॉर्ट में बोलते हैं सीवी। बस समझ गए? सीवी। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? सीवी है। हाँ देख, सीवी। सीवी कैसे? सीवी ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना सीवी, ऐसे लिखना है। ये होता है, बस ये ध्यान रखना, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या ध्यान रखना है आपको? सी। इसका फॉर्मूला भी है, बात समझ गए? तो देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सी डिनोट्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। सी डिनोट्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट, पता है ना? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, जो कि होती है, क्या होती है? इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, मैंने साइड में लिख दिया है ना, आपको पता होना चाहिए, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा ये क्या है? ये भी स्पीड है। हाँ, इसमें मीडियम में बात करो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बस सीवी। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सीवी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बात खत्म। आपको सीवी ध्यान रखना है, आपने लिख लिया। अच्छा डेफिनेशन क्या बन जाएगी? भैया तुम्हारे सामने लिखी भी है मैथमेटिकली, आपको बस अंग्रेजी में लिखनी है। मैथमेटिकल में क्या है? इक्वल टू सी अपॉन वी। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। देखो मैंने वैसे ही जैसे पहले बताया था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स is defined as equal to, again equal to का मतलब is defined as क्या हो रहा है? प्रोडक्ट या रेशो हो रहा है, अपॉन, is defined as the ratio of speed of light in air, या वैक्यूम भी बोल सकते हो, वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम टू दी अपॉन दो टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बात खत्म हो गई। डेफिनेशन लो खुद से लिख दो। अच्छा ऐसा यूनिट देख के बताओ भाई कितनी है? ऐसा यूनिट चेक करो भाई। देखो ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये भी मीटर पर सेकंड में होगा, ये भी मीटर पर सेकंड में होगा। सोचो कट गया तो क्या बचा? तंबूरा। तंबूरा बोले तो यूनिटलेस होता है, पर्टिकुलर एक नंबर आएगा, समझ गए ना? 1 2 1.5 2.5, समझ गए?
ठीक है, बात समझे? हाँ ठीक है, इतना नोट करो, इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे इसके बाद। नोट, चलो जी, अब देखते हैं रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो अभी तक हमने क्या देखा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब क्या देखूंगा? रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। देखो यार, सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो पता है ना अपने को, है ना, CV। ठीक है, अच्छा रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो गया यार? इसको बाहर में गया, इसको देखो रिलेटिव। रिलेटिव मतलब कंपैरिजन कर रहे हो आप किसी का, समझ गए? एक का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ क्या करना? रिलेट करना, कंपेयर करना। जब भी कंपेयर आ जाए, रिलेट आ जाए, समझ रहे हो ना, उससे कंपेयर कर रहे हो, सबसे बढ़िया तरीका होता है डिवाइड। सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा होता है बच्चे? डिवाइड का। धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी ये चीजें, बात समझ गए? मैं समझाता चलूंगा हर एक पॉइंट को, ठीक है? अच्छा, बात करते हैं रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या है? देख भाई, मान ले जैसे पानी है, उसका एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। हाँ जी, जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स समझो, जैसे पानी है, एक मीडियम है, उसका कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, मतलब उसमें देखो लाइट आएगी, लाइट को बेंड करने की ताकत, वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताता है। जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, उतना ज्यादा लाइट को बेंड करने की ताकत होगी। सिंपल बात समझे? बेंड करने की ताकत उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, बात समझ गए? अब मान लो पानी है, पानी में लाइट मारी ऐसे टिल्ट हो गई। अब तेल में मारी ऐसे करके टिल्ट ज्यादा हो गई। तो तेल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पानी से क्या है? ज्यादा है। ये बात समझे? बात समझे ना? आओ, अब सपोज करो कोई एक मीडियम है, ये मीडियम 1 है, मीडियम ये क्या है बच्चे? 1 मीडियम है। एक मीडियम है दूसरा कोई मीडियम है, मीडियम 2 बोल दूंगा इसे मैं, ठीक है? इसका मीडियम 2 है। अच्छा एक बार बताओ, अगर ये मीडियम 2 है, 1 है, तो इसका खुद का कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा या नहीं होगा? मैंने बोल दिया RI1 बोल दिया, इसका क्या हो गया बच्चे? RI2 हो गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, हाँ या ना? हाँ ठीक है, बात समझे? अच्छा आगे की बात करो भाई, एक बात बता, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होगा क्या भाई? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? CV। हाँ जी, एयर में कितनी है स्पीड लाइट की, और उस इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है इस मीडियम के अंदर, बात समझे? तो वो है, इसको मैं बोल दूं 1, अभी 1 है तो 1 के लिए, ऐसा ही सिमिलर इसके लिए, RI2 इक्वल टू CV, और V कौन सा? 2। इसके अंदर लाइट की स्पीड है, इस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड है, ठीक है? अब क्या करना है? रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। भैया मान लो मैंने बोला आपको मीडियम 1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 के हिसाब से कितना है, तो कंपेयर किससे कर रहा हूं मैं? 2 से। तो मीडियम 1 को कंपेयर किससे किया जा रहा है? मीडियम 1 को कंपेयर किससे किया जा रहा है? 2 से। तो देखो यार, जिससे कंपेयर करते हैं वो चीज कहाँ आती है, ऊपर या नीचे? समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बता, तेरे मैथ्स में या साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में जब नंबर आते हैं, मान लो तुम्हारे नंबर आए हैं, पेपर हुआ होगा 100 नंबर का, तो तुम्हारे नंबर आए 90, तो 90 अपॉन क्या लिखते हो? 100। क्यों? आपके 90 नंबर कितने में से आए? 100 में से आए, तो 100 कहाँ आया? बॉटम में। परसेंटेज भी ऐसी होती है, 100% में से कितनी परसेंटेज है आपकी, बात समझ गए ना? तो जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आता है। आपके नंबर 100 नंबर 90 नंबर किससे कंपेयर कर रहे हैं मैंने? 100 नंबर में से कितने आए, तो जिससे कंपेयर कर रहे हो वो नीचे आता है। तो RI1 अपॉन RI2 इक्वल टू C अपॉन V1 अपॉन C अपॉन V2, ठीक है जी? इसको ऐसे लिखते हैं। देखो यार, इसमें ही बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है? मैथमेटिक्स में ये तो ठीक है, चलो देख लो एक बार, बता ही देते हैं। देखो यार, दूर दूर पास पास, जो दूर दूर है वो पास आएंगे और पास पास वाले पास रहेंगे, तो दूर दूर पास पास ऐसे दूर दूर पास पास। तो क्या लिखूंगा देखो, C इंटू V2 अपॉन C इंटू V1, ये तो कट गया, तो क्या बचा? RI1 अपॉन RI2। अच्छा बच्चे, इसको ना N में भी लिख देता हूँ मैं, N में भी लिखते हैं, म्यू में भी लिखते हैं, अभी किया था ना पहले मैंने, ठीक है? वो क्या हो गया? V2 अपॉन V1, बात समझे? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को N की फॉर्म में भी लिखते हैं और
म्यू के फॉर्म में भी लिखते हैं, अपनी मर्जी जिसमें भी लिखना चाहो, ठीक है ना। ठीक, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1/2, ये रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ये क्या होता है V2/V1, V2/V1। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? हाँ जी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 एज कंपेयर टू 2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वेलोसिटी सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये बात समझ में आई? हाँ जी, ये बात समझ में आई? इतना नोट करो, इतना नोट करो। चलो जी, अब लिखे इसके बारे में। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? ये है जब एक लाइट, ऐसा समझो, देखो एक बार बताओ, मान लो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, और समझ गए? मान लो नीचे पानी है, ऊपर तेल है, कुछ भी हमें मतलब नहीं, मीडियम 1 है, ऊपर है, नीचे मीडियम 2 है। अच्छा, अगर मीडियम 1 है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ होगा N1, इसका भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ होगा N2। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, हाँ जी, तो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना है। हाँ जी, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को क्या करना है बच्चे? डिफाइन करना है। आओ देखो, व्हेन, देखो लिखने का तरीका जो हिंदी में समझा वही लिखेंगे, इंग्लिश में बस ट्रांसलेट करो। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, बोल रहा हूँ व्हेन a ray of light goes from one medium to another medium, the relative, क्या है? रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स is equal to, relative refractive index is equal to the ratio of किसका? Speed of light in medium 2 to speed of light in medium 1, देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब एक मीडियम 1 से 2 में जा रही है, व्हेन फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम 2, ठीक है, वन मीडियम 1 से अनदर मीडियम 2। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब एक से दूसरे में गई तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इज इक्वल टू होगा रेशियो ऑफ, देखो क्या हुआ, अपॉन रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। स्पीड होगा, बात खत्म। चलिए जी स्टार्ट करें। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्शन होता है क्यों होता है? क्यों क्या रीजन है इसका? हाँ, आज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो बेंडिंग ऑफ लाइट हो गई है, वो तो ठीक है, पर और वो अंदर घुसता है। देखो सुनो, जो कॉज है ना, एक्चुअली जो मेन कॉज है वो है स्पीड ऑफ लाइट। हाँ जी, क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। बात समझे? ठीक है, इसको आगे समझने से पहले अभी मत पढ़ो इसे, आगे समझने से पहले एक चीज समझते हैं। देखो सुनो, मान लो एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है। मान लो अभी के लिए ये मीडियम क्या है? एयर। तो सपोज कर लेता हूँ एयर, नीचे क्या है? वाटर सपोज कर लेता हूँ, पानी में कुछ और समझ कर लो, तेल होगा, ठीक है ना? ठीक, अच्छा देखो यहाँ से लाइट आ रही है, हाँ लाइट आ रही,
ध्यान से समझना, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तुम्हारे। ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, हाँ ठीक है आ रही है, ठीक है, यहाँ पर अंदर बैंड हो गई है, ठीक है बैंड हो गई है। अच्छा अगर यहाँ पर स्पीड एयर में मैंने ऐसी इमेजिन कर रहा हूँ, एयर में मान लो, चलो एयर में कितनी होती है, सी होती है, हाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा पानी में क्या होगी, इमेजिन करके सोचो, इमेजिन करके, कम होगी या ज्यादा होगी, बस इतना बताओ। सर पता नहीं, चल कोई बात नहीं। देख ऐसे समझ, लाइट कौन है, तू है, लाइट कौन है, तू है, ठीक है। अच्छा लाइट एयर में मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे ना, एयर ऐसे आप पढ़ते हो, लिक्विड, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, और जो हार्ड मटेरियल होते हैं, है ना, उसके मॉलिक्यूल्स और ज्यादा पास पास होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे आप, है ना, हाँ ठीक है। तो इसमें तो यार दूर दूर है देख पार्टिकल्स, इसमें कैसे होंगे, पास पास होंगे या नहीं होंगे, पास पास होंगे या नहीं होंगे, ऐसी तो मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ पर सारे जगह पार्टिकल्स कैसे होंगे, पास पास होंगे। अब ऐसे समझ, यहाँ पर छेड़छाड़, यहाँ पर है भीड़ भाड़, यहाँ पर क्या है छेड़छाड़, यहाँ पर क्या है भीड़, यहाँ पर भीड़ है, यहाँ पर छीड़ है। अब तू बता, तू छीड़ में तेज भागेगा या क्राउडेड एरिया में, भीड़ होगी जहाँ, कहाँ पर तू तेज भाग सकता है, भीड़ वाले इलाके में या खुले वाले, मतलब छेड़छाड़ में। सर छेड़छाड़ में तेज भाग सकता हूँ, भीड़ भाड़ में भागूंगा तो टकरा दूंगा किसी से, आराम आराम से भागना पड़ेगा मुझे, हाँ या ना, हाँ ठीक है। तो ऐसे ही यार देख, जहाँ सिंपल ध्यान रख, जहां पर मॉलिक्यूल्स, जहां पर मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे वो हल्का एटमॉस्फेयर होगा, और जहां पर चीजें पास पास होंगी वो चीज ज्यादा ही क्राउडेड होगा, हाँ ये तो लाइट मैं समझ गया हूँ, इसमें धीरे चलेगी और इसमें तेज चलेगी, ये बात समझ में आई, हाँ ये बात समझ में आई, बात समझ गए। देखो जो हल्का होता है, जो मीडियम, हल्का मीडियम होता है, ठीक है। देखो इसकी डेंसिटी कैसी है, लो डेंसिटी है या नहीं है, लो डेंसिटी, लो डेंसिटी, ऐसे भी समझ सकते हैं डेंसिटी के रूप में। इसकी डेंसिटी कैसी है, लो डेंसिटी है। जो लो डेंसिटी होता है ना बच्चे, उसको रेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेयर, रेयर मीडियम, उसको रेयर मीडियम बोला जाता है। अच्छा देखो यार, ये मॉलिक्यूल्स पास पास हैं एज कम्पेयर टू दिस, तो इसकी डेंसिटी कैसी है, हाई है। तो जो हाई डेंसिटी होगी, जिसकी हाई डेंसिटी होगी बच्चे, उसको क्या बोला जाता है, उस मीडियम को क्या बोला जाता है, डेंसर, डेंसर, डेंसर मीडियम। ये बात समझ में आई, हाँ ये बात समझ में आ गई। अब सिंपल बात है, अगर रेयर से, देखो ये रेयर मीडियम है आर, और ये कैसा है, डेंसर, तो स्पीड किसमें तेज होगी और किसमें धीरे होगी, सर स्पीड इसमें तेज होगी और इसमें स्पीड धीरे होगी, ये बात समझ गए। तो रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, बात समझे। और इसमें जो डेंसर मीडियम होगा बच्चे, उसमें स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, ये बात समझिए। भीड़ भाड़ में तो धीरे भागेगा, छेड़छाड़ में तो तेज भागेगा, छेड़छाड़ में तेज भागेंगे और भीड़ भाड़ में डेंसर में धीरे भागेंगे, तो लाइट कैसे भागेगी, समझ गए, भागते भागते हाँ किसी को मुझे लगेगा ना, बात समझ गए, समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यार जो बैंडिंग हो रही है भाई, यहाँ पर स्पीड धीरे हो गई, यहाँ पर स्पीड तेज है, इसलिए बैंड हो जाती है लाइट स्पीड के चक्कर में, ये भी एक कॉज है, ठीक है। तो बेसिक कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज चेंजिंग ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, चेंजिंग ऑफ स्पीड ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसमें अलग स्पीड है, इसमें अलग स्पीड है, इसलिए बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाएगी, ये बात समझ में आई। अभी नोट करना है, नहीं रुको। अब क्वेश्चन यहाँ से उठता है, सर बेंडिंग तो होगी, बेंडिंग होगी हाँ, अब आगे की बात सुनो, तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उभरा या नहीं उभरा, उभरा तो बहुत बढ़िया बात, नहीं उभरा तो उभरना चाहिए भाई। देखो बस आप क्यों का जवाब ढूंढा करो, क्यों हो रहा है सब, सारे जवाब मिल जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। यार देख ये लाइट ऐसे आ रही है, हाँ ठीक है, लाइट मान लो ऐसे आ रही, इसमें भी लाइट ऐसे आ रही, सेम, ठीक है। ये मीडियम एक 1 है, ये मीडियम 2 है, ऐसे ही बच्चे ये भी मीडियम 1 है
यहाँ पर भी मीडियम 2 है, ठीक है, अलग अलग है दोनों, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर लाइट देख, अगर लाइट ऐसे आ रही तो ये इसका ओरिजिनल पाथ है या नहीं? ओरिजिनल पाथ क्या है बच्चे इसका? ये है ओरिजिनल पाथ। ऐसा ही इसका भी ओरिजिनल समझ लो ना, अनडाइवर्टेड जो अगर जाती, मीडियम नहीं होता तो सीधी जाती, मीडियम नहीं होता तो सीधी जाती, ये ओरिजिनल पाथ होता है इसका। हाँ, पर मीडियम लगा दिया तो बेंडिंग होगी, अलग अलग है ना दोनों मीडियम, तो बेंडिंग होगी। अच्छा देखो, बेंडिंग या तो अंदर की साइड होगी, देखो ओरिजिनल पाथ से अंदर की साइड, और या तो ओरिजिनल पाथ से अवे, ओरिजिनल पाथ से अवे, या तो बेंडिंग अंदर को होगी या तो बाहर को होगी, अंदर को होगी या तो बाहर को होगी, यही दो पॉसिबल है, हाँ या ना? हाँ। तो अब मुझे समझा कि अगर ऐसा है तो ये मीडियम कैसा मीडियम होगा, क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो देखो यार, ध्यान रखो, अगर डेंसर मीडियम है तो टूवर्ड नॉर्मल शिफ्ट होती है, बेंडिंग टूवर्ड नॉर्मल शिफ्ट होती है। और अगर मीडियम किसी मीडियम से आ रहा और हल्के मीडियम में आया, किसमें आया? रेयर मीडियम में, रेयर मीडियम में, तो क्या होगा? नॉर्मल से अवे होगी, देखो टूवर्ड नॉर्मल, और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे होगी ना, उधर होगी, बस समझे? हाँ ठीक है। तो इसका मतलब अगर टूवर्ड नॉर्मल है, बेंडिंग कैसे लिखना है? एक तो पेन इतने हो गए, चलो बेंडिंग ऑफ लाइट किधर है? हाँ जी, टूवर्ड नॉर्मल है, टूवर्ड नॉर्मल। तो पक्की बात है, मीडियम कैसा होगा? मीडियम डेंसर होगा, कैसा होगा बच्चे? डेंसर होगा, ये बात समझ गए, टूवर्ड नॉर्मल। अच्छा, अगर बेंडिंग अवे है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, देखो नॉर्मल से, देखो ये ऐसे नॉर्मल से अवे हो गया ना, दूर हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो मीडियम कैसा होगा? ये मीडियम कैसा होगा? मीडियम 2 कैसा होगा? हाँ जी, रेयर कैसा होगा? रेयर मीडियम होगा, ये बात समझे ना? अगर अवे नॉर्मल के टूवर्ड है तो डेंसर, नॉर्मल से अवे है तो रेयर, ये बात समझ में आई? आगे की बात करें। अब देखो, एंगल आई और यहाँ पर एंगल क्या है? आर। एंगल आई बड़ा होगा इससे, एंगल आर से, दिख रहा है सबका यार, थोड़ा करना दिख रहा है मुझे, एंगल आई बड़ा है एंगल आर से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, नॉर्मल के साथ बनाते हैं, तो यहाँ पर देखो एंगल आई लेस हो गया एंगल आर से, एंगल आर बड़ा है भाई, एंगल आर बड़ा है, ये बात समझे ना? बात समझे? बात समझे ना? चलिए जी, स्टार्ट करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं भैया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे वहां पर 2 लो थे, ऐसे यहाँ पर भी 2 लो है, यहाँ वहां पर भी आंखों के सामने था, हमने देख कर लिखा था, यहाँ पर भी आंखों के सामने है, देख कर लिखेंगे। आ जाओ, देखो देख के लिखेंगे, देख चीटिंग करेंगे, ठीक है। तो यार ये यहाँ से लाइट आ रही है, ये एक मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है ना? इस लाइन से इधर दूसरा मीडियम, इस लाइन से ऊपर दूसरा मीडियम, मीडियम 1 मीडियम 2, ठीक है। यहाँ पर मैंने नॉर्मल डाला, ठीक है। यहाँ पर लाइट क्या हो गई बच्चे? बेंड हो गई, देखो टूवर्ड हुई है ना, नॉर्मल के टूवर्ड हुई है, नॉर्मल के पास आई है, तो मतलब ये डेंसर है और ये रेयर है, अभी बता दो, ठीक है। अबे होती तो ये रेयर होता, ये डेंसर होता, बात खत्म, ठीक है, ठीक। अच्छा आगे की बात भाई, इसको तो मुझे पता है क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रे,
ये कौन से बच्चे, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है भाई, ये नॉर्मल। नॉर्मल। अच्छा ये पॉइंट क्या है बच्चे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जैसे वहां पर याद है ना, वो पॉइंट है जहां पर गिरा, वहीं पर देखो नॉर्मल है और वहीं पर रिफ्लेक्टेड रे भी है, वो इसी पॉइंट पर लाई कर रही है ना। तो इसको क्या नाम था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हाँ या ना। हाँ, और क्या क्या देखा है हमने इसमें भाई, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये क्या है, इंसिडेंस एंगल। अच्छा, इसका इस ये जो मीडियम वन है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ होगा 1 और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा 2। इतनी बातें मुझे पता है। हाँ, अब लिखेंगे लो इसको देखकर। अब देखो पहला लो क्या बोलता है, पहला लो, फर्स्ट लो, ठीक है। पहला लो क्या बोलता है बच्चे, पहला लो ये बोलते देखो, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। नॉर्मल, अच्छा यहाँ पर कितने मीडियम है, 2 मीडियम है, ऑफ 2 मीडियम। इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑफ 2 मीडिया, ऑफ 2 मीडिया, 2 मीडिया है। बात समझ में आ रही है, 2 मीडिया है। At a point of incidence, at a point of incidence, lie on the same plane, lie on the same plane। देखो ये प्लेन है ना, ये बाउंड्री है, इसी बाउंड्री पर एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं ये तीनों के तीनों ऑफ 2 मीडिया के। हाँ, इसी को इंग्लिश में लिखना है। तो फर्स्ट लो क्या बोला, फर्स्ट लो बोला है भाई, ये क्या बोला है, द इंसिडेंस रे, द इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे बोल दो, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, नॉर्मल, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, नॉर्मल ऑफ 2 मीडिया, ऑफ 2 मीडिया, मीडिया मतलब मीडियम, ऑफ 2 मीडियम। देखो मीडियम मतलब मीडियम 2 में है ये, ठीक है, ऑफ 2 मीडियम, ठीक है। एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट अ पॉइंट ऑफ 2 मीडिया, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie on the same plane। कहां लाई करते हैं बच्चे ये तीनों के तीनों, ऑफ 2 मीडिया के ऑन द सेम प्लेन, ऑन द सेम प्लेन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। बस समझे, ये पहला लो। अच्छा दूसरा लो, अब दूसरा लो लिखते हैं, सेकंड लो, सेकंड लो लिखते हैं। सेकंड लो जैसे वहां पर लिखा था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लिखा था वहां पर, तो पर यहाँ पर देखो एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं है, बस समझे। पर एक चीज इक्वल है यहाँ पर, क्या, सुनो ध्यान से भाई, साइन कॉस टेन आप जानते हो, साइन कॉस टेन आप जानते हो, हाँ ठीक है। तो मैं बात करूंगा, देखो सेकंड लॉ ये बोलता है साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इक्वल टू कांस्टेंट। ये कहां से आता है बताएंगे बाद में, अभी पहले लॉ लिख लेते हैं फिर बाद में बताएंगे, ठीक है। साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसी चीज को मुझे इंग्लिश में लिखना है, आओ लिखो, यहाँ पर लिख देते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, रेशियो, द रेशियो ऑफ, रेशियो ऐसे लिख देंगे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। बात खत्म। द रेशियो ऑफ, क्या हो रहा है बच्चे, वहां पर रेशियो हो रहा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ incidence to the sine of angle of refraction
refraction is always constant, always sin of angle I upon sin of angle R is always constant. ये होता है सेकंड लॉ। बात समझे? ये कांस्टेंट क्या है अभी इसके बाद देखते हैं, ठीक है, इतना नोट करो। चलिए स्टार्ट करें, चलो आगे की बात करते हैं। देखो यार अभी मैंने ये देखा साइन आई अपॉन साइन आर, साइन के साथ ये एंगल, साइन के साथ ये एंगल, साइन के साथ ये एंगल, उनका रेशियो, ये क्या होता है बच्चे? कांस्टेंट। अच्छा पहली बात इसमें ये लिख लो, इसी को आप क्या बोलते हो? स्नेल लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है, क्या बोलते हो बच्चे आप? स्नेल्स लॉ। आपसे पूछता है, आपसे लिखवाने को भी आएगा बोर्ड में, ठीक है, एग्जाम्स में, कि व्हाट इज स्नेल लॉ? स्नेल लॉ यही है, सेकंड लॉ जो है वो स्नेल लॉ ही होता है, ठीक है, आगे की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा कोई पूछे स्नेल लॉ, वो सेकंड लॉ चिपका देना, the ratio of sine of angle I upon to the sine of angle R is always constant, is known as Snell law, ठीक है, ओके। अब आगे की बात करते हैं, सुनो ध्यान से। अच्छा ये जो है ये कहाँ से आया, सुनो ध्यान से, देखो अब इसको भूल जाओ, आपको ये ध्यान नहीं रखना है, तो बस पढ़ने के लिए है, ठीक है। आपको जो मेन मुद्दा याद ध्यान रखना है, देखो क्या होता है, हम लिखते हैं इस तरीके से है, इसे स्नेल लॉ जहां से आए कैसे लिखते हैं, देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन इनटू साइन के साथ उसका एंगल, मीडियम वन का देखो, मीडियम वन का क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये, और इनटू इसके साथ साइन के साथ उसका एंगल जो उसके मीडियम के साथ है, आई है, ठीक। ये इक्वल होगा बच्चे, ये इक्वल होगा जस्ट, देखो ये आप कहाँ से देख रहे हो? इस बाउंड्री से जस्ट ऊपर और इस बाउंड्री से जस्ट नीचे देखना है, बात समझ रहे हो? इस बाउंड्री से जस्ट ऊपर और इस बाउंड्री से जस्ट नीचे देखना है, रिफ्लेक्शन यहीं से हो रहा है, तो जहां से रिफ्लेक्शन होता है वहीं से ऊपर और वहीं से नीचे देखते हैं, बात समझ गए, ठीक है। आगे की बात करते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा? दूसरे वाले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मीडियम इनटू साइन जो उसके साथ एंगल बन रहा होगा, एंगल क्या बन रहा है बच्चे? आर, आर। तो यहां से इसको मैं नीचे ले आऊं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। इसको ये भी लिख देते हैं इनफिनिटी वाले, ठीक है जी। आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, n2 अपॉन n1 लिख दो, चाहे म्यू में लिख दो, है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही, सब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, बात समझे, बात समझे, कुछ भी यूज कर लो, तीनों चीजें सेम ही तो है, ये बात समझे। तो इसका मतलब ये समझे आप, जो ये कांस्टेंट लिखा है एक्चुअली ये है क्या? ये कांस्टेंट है क्या? देखो, और ये कांस्टेंट होता भी क्यों है अभी समझा रहे हैं। ये कांस्टेंट होता है ना, और ये कांस्टेंट क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1। हाँ अब मुझे एक बात बताओ, देखो ये कांस्टेंट क्यों होता है? देखो सुनो ध्यान से भाई, n1 बताओ, n1 सॉरी n2 बताओ, n2 इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, किसी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज थोड़ा होगा। अगर टेम्परेचर आप नहीं बढ़ा रहे हो, प्रेशर नहीं बढ़ा रहे हो, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वही रहेगा, चेंज थोड़ा ना हो जाएगा किसी कंडीशन से, बात समझ गए। जब तक उसका टेम्परेचर या प्रेशर ना बढ़ा जाए तब थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है। अच्छा तो यार ये क्या होगा? कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे ही n1 ऊपर का, अरे क्या होगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट भाई, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट क्या आएगा? कांस्टेंट। अब समझे ये कांस्टेंट क्यों होता है, बस समझे, ये कांस्टेंट क्यों होता है, ऐसे होता है, बस समझ गए, बस समझे, बस समझे, नोट। चलो जी आगे की बात करते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने देखा इसमें लो क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। इसकी फोटो भी बना लेते हैं, एक फोटो बना लो, फोटो बना लो, फोटो ऐसा ही तो होता है, ठीक है। चलो यार फोटो नहीं बना, चलो जान दो, फोटो नहीं बना रही, बाद में तुझे फोटो बनानी है अभी, ठीक है। देखो ये होता है, ये क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, अभी निकाला था, हाँ ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूँ, अब मैं 3 बातें करूंगा आपसे, ठीक है। क्या क्या बातें होंगी अब देखो ध्यान से। जब साइन आई अपॉन साइन आर बड़ा होगा 1 से, तो क्या होगा जी?
साइन आई अपॉन साइन आर अगर छोटा होगा 1 से तो क्या होगा जी, साइन आई अपॉन साइन आर अगर इक्वल है 1 के तो क्या होगा जी। बात समझे, ये देखना है। चलो लॉजिकल सब आंसर करेंगे यार अपने, ठीक है। अच्छा ये बताओ, साइन आई अपॉन साइन आर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है। अच्छा इसकी जगह पे मैं इंटू अपॉन एन 1 देख सकता हूँ, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 ग्रेटर देन 1, हाँ या ना, इसकी जगह पे लिख लिया ग्रेटर देन 1। अच्छा मैथमेटिक्स लगाओ, ये इधर चला गया तो n2 बड़ा हो गया n1 से, इसका मतलब क्या हुआ यार, एक बात बताओ भाई, ये हो गया n1 और ये हो गया n2, ये लाइट आ रही थी n1 से, बात समझे, ये मैंने क्या बना दिया, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लाइट ऐसे आ रही है, अच्छा मीडियम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 बड़ा है इससे, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो सीधी सी बात है, हाँ जी सीधी सी बात है, लिख लो यहाँ पर नोट करके, पहले भी बता चुका हूँ, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हुआ तो डेंसर मीडियम होगा, मीडियम डेंसर बढ़ जाएगा, डेंसर हो जाएगा, बस समझ गए ना, डेंसिटी बढ़ेगी उसकी मीडियम की। अगर ये मतलब ये मीडियम डेंसर है, ये मीडियम क्या हो गया, ये मीडियम रेयर हो गया, बस समझ गए, ये मीडियम कैसा हो गया बच्चे, n1 क्या हो गया, रेयर हो गया, और n2 कैसा हो गया, डेंसर हो गया। अगर डेंसर हो गया, हाँ जी अगर डेंसर हो गया तो लाइट किधर जाएगी, अपने ओरिजिनल पाथ से टूवर्ड नॉर्मल, ये बात समझ आई, बात खत्म हो गई, बात समझे या नहीं समझे, हाँ जी समझे, ठीक। तो इसका देखो अब भाई n2 अपॉन n1 लेस देन 1, इसकी जगह पर ये हो, इसकी जगह पर सेम मैथमेटिक्स लगा लो थोड़ी सी, n1 बड़ा है, n2 से, तो n1 और ये n2, भाई ये क्या हो गया, रेयर हो, सॉरी ये अब क्या हो गया, देखो n2 बड़ा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम से ज्यादा है, मतलब ये डेंसर हो गया, ये मीडियम क्या हो गया, डेंसर हो गया, और ये क्या हो गया, रेयर हो गया, बस समझ रहे हो, रेयर हो गया, ठीक है। अब बताओ लाइट किधर से किधर जाएगी, अगर मैं आपसे पूछूं भाई, लाइट आ रही है डेंसर से, जाएगी किधर, रेयर में, रेयर में मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल, हाँ जी अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, बता चुका हूं, अवे फ्रॉम नॉर्मल, बात खत्म होगी, बस समझे, ठीक है। इसको आगे बना देते हैं, जैसे यहाँ पर बना देता है अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो लो यार, डेंसर हो गया, मतलब डेंसर है तो टूवर्ड नॉर्मल, ये क्या हो गया, रेयर हो गया, हाँ जी n2 क्या हो गया, रेयर हो गया, n2 रेयर हो गया, n1 डेंसर हो गया, तो इधर होगी डेंसर से रेयर में आ रही है, अब ये हो जाएगी, बात करते हैं, अब इसकी बात करते हैं, हाँ जी इसकी बात करते हैं, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू 1, तो n1 इक्वल टू n2, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है क्या है, दोनों का मीडियम का सेम, बात समझ गए। तो लाइट आ रही होगी, जो सपोज करो ये नॉर्मल है, लाइट ऐसे आ रही होगी, इसका मीडियम 1 और इसका मीडियम 2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अच्छा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोनों का बराबर है, दोनों का सेम है, तो लाइट बेंड करेगी क्या, जो मीडियम यहाँ है वही सेम डेंसिटी यहाँ पर है, जो डेंसिटी यहाँ है वही डेंसिटी यहाँ है, तो लाइन कैसे चली जाएगी, अनडाइवेटेड, कैसी चली जाएगी, अनडाइवेटेड, शिफ्टिंग नहीं होगी, नो शिफ्टिंग नो बेंडिंग, बात समझ गए, नो बेंडिंग, मतलब नो रिफ्लेक्शन, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बाकी दोनों में हुआ क्योंकि डेंसिटी में अंतर था दोनों की, पर यहाँ पर डेंसिटी में अंतर नहीं है, तो नो रिफ्लेक्शन होने का नहीं, बस समझ गए। रिफ्लेक्शन क्यों होता है भाई, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से दो अपोजिट कर रहा हूँ, डिफरेंस होगा अगर डेंसिटी में,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी डिफरेंस होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब डिफरेंस होता है तभी बेंडिंग होगी। अब वो टूवर्ड होगी या अवे होगी, वो डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर डिपेंड करेगा, वो आपको पता है। अगर दोनों की ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है, दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है, दोनों डेंसर सेम है, दोनों सेम वो डेंसिटी के हैं, तो लाइट क्या होगी, डाइवर्ट होगी नहीं, सीधी की सीधी भाग जाएगी। बस समझ गए ना? नॉट। चलो जी स्टार्ट करें। अब देखेंगे यार कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन। वो कौन सी कंडीशन है जब रिफ्रैक्शन ना हो? एक तो अभी देखी ना आपने, अभी देखी थी ना, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ था, सीधी की सीधी भाग गई थी। कब हुआ था? जब दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का क्या था, सेम था। अभी देखा था ना, सू भाग गई थी। एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2/N1 इक्वल टू 1, याद है ना अभी स्नेल लॉ से? हाँ ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या हो गई भैया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम हुआ तो नो रिफ्लेक्शन नहीं होने का, रिफ्लेक्शन नहीं होने का, नो रिफ्लेक्शन। बात समझ गए ना? अभी किया था ना, इसने लोग क्या था, N2/N1, याद आया? अभी किया आपने ने, इक्वल टू 1, अभी क्या था, तो यहां से क्या मिला था, N2 इक्वल टू N1। मैंने बताया था अभी, लाइट कैसे निकल जाएगी, अनडाइवर्टेड, नो रिफ्रैक्शन, याद है ना, अनडाइवर्टेड, अनबेंड, शिफ्टिंग नहीं होगी, नो रिफ्रैक्शन। बस समझ गए, नो रिफ्रैक्शन। ठीक है, पहला पार्ट समझ गए। अच्छा दूसरा, वो कह रहा है कि देखो यार, पानी का गिलास लो, पानी का गिलास, उसमें पेंसिल अगर तुम टेढ़ी डालो तो दिखेगा, वो बेंडिंग ऐसे दिखेगी अंदर को होती हुई, हाँ या ना? उस पेंसिल को सीधे सीधे खड़ा करना है, ऐसे सीधा सीधा एकदम खड़ा, सीधा एकदम। जो वो है पानी का गिलास है ना, जो सरफेस है पानी का, उसके एकदम परपेंडिकुलर पेंसिल डालो, पेंसिल डाल लो। आपको वो साइज में ना अंदर जो जाएगी वो दिखेगी कैसी, पतली सी होगी, यहाँ पर मोटी सी दिखेगी, पानी के अंदर मोटी सी दिखेगी, ठीक है, वो बात अलग है। पर कैसे दिखेगी, सीधी ही दिखेगी। कैसे दिखेगी, सीधी दिखेगी, उसमें शिफ्टिंग नहीं होने की। बात समझे? अगर आप लाइट को परपेंडिकुलर डाल दो सरफेस पर, किस पर, सरफेस पर, या बाउंड्री दो मीडियम की, एक ये मीडियम ऊपर, इससे ऊपर एक मीडियम, इसके नीचे एक मीडियम, बात समझ गए? तो अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो लाइट लाइट कैसे जाएगी, सीधी सीधी जाएगी, नो रिफ्लेक्शन, नो रिफ्लेक्शन नहीं होता। बात समझ गए? तो पेंसिल गिलास याद रखना, अगर पानी का गिलास है, पानी का गिलास है, अगर आप इसमें पेंसिल डालोगे तो ऐसे ही सीधी दिखेगी। पर अगर आप टेढ़ी में डालोगे, पेंसिल ऐसे डालोगे, तो आपको बच्चे को ऐसी दिखेगी, पेंसिल ऐसी मुड़ी दिखेगी। इसको सीधा करना स्टार्ट करो, क्या करना स्टार्ट करो बच्चे, सीधा करना स्टार्ट करो। जब सीधा करोगे ना तभी परपेंडिकुलर होगे। देखो परपेंडिकुलर हुई है नहीं हुई, सरफेस के दिख रहा है ना, ये परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर 90, परपेंडिकुलर बोले या नॉर्मली बोलो, नॉर्मली है ना, फिजिक्स की भाषा में नॉर्मली होता है, मैथ की भाषा में क्या होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अगर 90 है तो नो रिफ्लेक्शन। भैया रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, नो रिफ्लेक्शन। बात समझ गए ना, नो रिफ्लेक्शन, बात समझे? नॉट। चलो जी स्टार्ट करें ना भैया। तो यार रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलो तो यार ग्लास स्लैब क्या है, जैसे ऐसा समझ लो, जैसे गिलास है ना, गिलास, हाँ जी गिलास, उसे कुछ साइड से देखोगे मोटाई होगी ना, कुछ मोटाई, अगर मैं उसको जूम करूं, बात समझ रहे हो ना, गिलास है, उसमें कुछ मोटाई होगी ना, उसकी साइड से देखोगे इतना मोटा गिलास है, हाँ या ना? उसको अगर जूम कर दूं तो इतना मोटा दिखेगा मुझे, वो मोटा, वो मोटाई है ये, बात समझ गए ना? ये गिलास की क्या है, मोटाई, गिलास की क्या है ये, मोटाई, बात समझ गए? गिलास की मोटाई, थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर स्लैब, बात समझ गए? ट्रांसपेरेंट है, पहली बात ये है, ठीक है। आगे बात करें तो समझ गए ना, गिलास की मोटाई है ये, आप ऐसे समझो, गिलास की मोटाई है, यहाँ से एक रेज आ रही है, एक गिलास के अंदर जाएगी और फिर बाहर निकल जाएगी, हाँ या ना? तो ये गिलास की क्या है, मोटाई, ये जो बना रखा है गिलास की मोटाई, थिकनेस ऑफ गिलास, इसको ऐसे समझना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो भाई, ये गिलास है,
अच्छा, ये कोई मीडियम होगा, एनसीईआरटी वाले ईयर ले लेते हैं, मैंने मीडियम ले रहा हूँ, मैंने मीडियम 1 ले लिया, ये मीडियम 2, और 2 क्या है, गिलास है, ठीक है। अच्छा, एक ये बताओ, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ होगा मीडियम का? हाँ होगा, N1 होगा। इसका भी कुछ होगा, N2 होगा, हाँ होगा या नहीं होगा? हाँ होगा, ठीक है। अच्छा, इस चीज में हमको कैलकुलेट करना होता है, हमको प्रूव करना होता है। देखो एक चीज समझो पहले, भाई ये क्या है, इंसिडेंस रे, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, और जो ये बाहर निकली, जो ये बाहर निकली, इसको बोलते हैं एमरजेंट रे। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, एमरजेंट रे। बस समझ गए? तो आपको इसमें कैलकुलेशन ये करनी पड़ती है, इसमें पूरे में हमको ये बताना पड़ता है कि जो एमरजेंट रे है ना, जो ये एमरजेंट रे है, एमरजेंट रे, ये पैरेलल है किसके, इंसिडेंस रे के, या इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के क्या है बच्चे, ये पैरेलल। बात समझ रहे हो, क्या है ये, पैरेलल। ये बात प्रूव करनी है। यार एक बात बताओ, देखो दो ही तरीके हैं, अगर दो लाइन है ऐसे, ये देखो ये समझो ना, ये लाइन और ये लाइन जो आगे बढ़ी, अगर ग्लास लाइन में होता तो इसका ये डॉटेड पार्ट क्या है, ओरिजिनल पार्ट। तो ये लाइन, ये जो लाइन है और ये लाइन है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ये प्रूव करनी है बात, बात समझे? अच्छा, तो यार प्रूव कैसे करेंगे, दो ही चीजें होती है, या तो आप इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा के लिए क्या बोल दो, कांस्टेंट है, जो कि समझाना इसमें मुश्किल रहेगा आपके लिए। दो लाइन पैरेलल कब होगी, जब इन इसके और इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 मीटर, यहाँ पर भी 5 मीटर, यहाँ पर भी 5 मीटर, तो क्या है ये, पैरेलल। बात समझ गए? तो ये प्रूफ इसमें करना थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत रहेगा। दूसरा क्या तरीका है, एंगल सेम कर दो। क्या कर दो जी, एंगल सेम कर दो। ऐसे समझो, एक बात बताओ, मान लो ये 30 डिग्री है और यहीं पर एक और बेस है जो कि इसके मतलब पैरेलल है, समझ लो, सीधा सीधा। और ये भी क्या है, 30 डिग्री है। अब मैं इसको उठाकर कहीं पर भी ले जाऊं, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी ना, क्योंकि एंगल क्या है, सेम है, तो लाइन क्या होगी, पैरेलल। बात समझ गए? तो वही चीज है, या तो आप उनके बीच की डिस्टेंस को क्या कर दो, हमेशा के लिए कांस्टेंट बोल दो, तो बताना थोड़ा सा सरदर्दी होगी आपके लिए। तो सबसे बड़ा तरीका क्या है, एंगल ई और एंगल आई को मैं इक्वल कर दूं, बात खत्म। मुझे क्या प्रूव करना है, एंगल आई इक्वल टू, इमरजेंट है ना, तो ई इक्वल टू एंगल आई। ये प्रूव करनी है बात, मुझे क्या करनी है, प्रूव करनी है, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है आपको इससे, रेक्टेंगुलर शीट से। बात समझे, बात समझे? आओ प्रूव करें, करें प्रूव। अब सुनो यार, जो मैंने आपको स्नेल लॉ दिया था ना, जो मैंने बताया था कि कौन सा यूज करना है, देखो यार एक बात यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है। एक तो इस पॉइंट पर हो रहा है, मतलब इस बाउंड्री पर हो रहा है रिफ्लेक्शन, और एक इस बाउंड्री पे देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ देखो इस बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, हाँ ये ना, ठीक है। तो स्नेल लॉ लगाएंगे। स्नेल लॉ कहाँ लगता है, बाउंड्री ऑफ द रिफ्लेक्शन पे लगता है। बात समझे? ठीक है। अच्छा, इसका इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा बच्चा, नीचे का, ये तो फिर से किसमें आ गया, बाहर आ गया ना, मीडियम 1 में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का N1। बात समझे? तो अब देखो, क्या देखो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स साइन के साथ उसका एंगल, साइन के साथ उसका एंगल किसके इक्वल होगा, जस्ट इससे ऊपर और जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो किसके बराबर होगा, आगे वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू साइन के साथ उसका एंगल। एंगल क्या है, R। अच्छा, ये R और ये R बराबर होंगे ना, देखो अल्टरनेट एंगल, ये भी नॉर्मल है, ये भी लाइन नॉर्मल है, तो ये लाइन और ये लाइन तो आपस में पैरेलल है, उनके बीच में देखो ये एंगल और ये एंगल चौंच बनती है, 9th में किया हुआ है ना, एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है, एक इक्वेशन बोल। अरे दूसरा रिफ्रैक्शन का हो रहा है, इस बाउंड्री पे हो रहा है, तो इस बाउंड्री से ऊपर और इस बाउंड्री से नीचे स्नेल लॉ लगाऊंगा मैं, ठीक है। चलो जी, इससे ऊपर क्या है, N2, साइन के साथ उसका एंगल R इसके इक्वल होगा, इसके आगे क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 इनटू साइन के साथ उसका एंगल E, साइन के साथ उसका एंगल E। इक्वेशन 2, भाई कंपेयर करना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, कंपेयर्ड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को कंपेरिजन करो। देखो यार,
ये और ये सेम है, ये इसका भाई और ये इसका भाई, तो आपस में क्या हो गए, भाई भाई। बात समझे ना? तो कंपेयर किया n1 इक्वल इंटू आई साइन के साथ इक्वल टू n1 साइन एंगल ई, n1 से n1 कट गया तो साइन आई इक्वल टू साइन ई। अब मुझे बताओ साइन आई इक्वल होगा साइन ई के, ये कब पॉसिबल है, जब एंगल्स इक्वल हो। समझ गए ना? साइन 30 इक्वल टू साइन 30 होगा, साइन 30 इक्वल टू साइन 60 नहीं होगा। एंगल क्या होना चाहिए फिर, अगर ये बात सही है साइन आई इक्वल टू साइन ई, तो क्या होगी, जब एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, लो होगी बात, ये हो गई। हैंस अगर एंगल इक्वल है, हैंस इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू emergent ray। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई? नोट। चलिए जी स्टार्ट करें आगे का। देखो ये तो तुमने समझ गया, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, मतलब लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। ठीक है, ये आता है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो स्नेल लॉ लगा लेंगे यार, दो बार क्यों सर की, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है ना सरफेस पे, बात खत्म। यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, और है बस समझ गए। ऐसा बोला ना, यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे, जहां बाउंड्री है उससे जस्ट ऊपर, उसके जस्ट नीचे, जस्ट ऊपर जस्ट नीचे, यानी कि इसका ऊपर और इसका यहाँ वाले का नीचे, गलत। बस समझ गए? ठीक है, आगे की बात देखो, देखो सुनो ध्यान से। एक बात बताओ, एक चीज और नोटिस करी आपने, देखो यार लाइट ऐसे जा रही थी, गिलास स्लैब लगा दिया तो फिर रिफ्लेक्ट होकर फिर यहाँ से निकल रही है, तो इसके बीच में देखो यार, इसके बीच में ये देखो ध्यान से, यानी ये कुछ शिफ्ट हो गई लाइट, पहले ऐसे जाता अब यहाँ से जा रहा है, तो कितना शिफ्ट हुई लाइट, लाइट इधर जा रही थी तो ये लाइट इधर आ गई, है ना? हाँ, तो कितना शिफ्ट हुआ, इसको बोला जाता है बच्चे, इसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आपसे पूछ सकता है वो व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बस समझ गए? अब वहां पर थोड़ा बोलोगे सर ये होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, वो समझाने के लिए ठीक है, ये होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, हैं कैसे लिखेंगे? देखो तुम्हारे सामने मैथमेटिकली दिख रहा है, सर जी आपको ही दिखता है, हमें तो ना दिखता भाई, प्रैक्टिस। ध्यान रखो, ASP मूल मंत्र हमारा, ठीक है जी, हमारा मूल मंत्र ASP, एनालाइज समराइज एंड प्रैक्टिस, एनालाइज समराइज प्रैक्टिस, एनालाइज समराइज प्रैक्टिस, बात खत्म। ठीक है जी, पहले एनालाइज करो चीज को, एनालाइज करना, फिर इसको क्या करेंगे हम, समराइज करेंगे, और उसी चीज को बार बार क्या करना, दोहराना है, मतलब प्रैक्टिस हो गई, बात खत्म हो गई, हो गई पढ़ाई। ठीक है जी, अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट, भाई लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखो अभी दिखाते हैं कैसे लिखेंगे, याद करेंगे क्या, मुंह पे मुक्का खाएगा तू, है ना, है ना बच्चियों, आप नहीं, ये लड़के ही खाएंगे मुंह पे। ठीक है, आओ देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे यार, एक बार बताओ, ये क्या है, ये दूरी है, दूरी है किसके बीच में, किसके बीच में भाई जी, इंसिडेंस रे है, ये कौन सी रे है, डॉटेड इंसिडेंस रे, अगर ये ना होता तो यहीं से निकलती। अच्छा ये कैसी डिस्टेंस है, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन इंसिडेंस रे एंड एमर्जेंट रे, बस समझ लो, एमर्जेंट रे और इंसिडेंस रे के बीच की ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पर कब, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। ये कब होगा, जब ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी लाइट, अगर ग्लास स्लैब ना हो तो तब होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट ना जी, तब तो रिफ्रैक्शन ही नहीं होने का, एमर्जेंट रे नहीं होने का, एमर्जेंट रे नहीं होगी तो सीधी भागी चलेगी, बात समझे आप? तो क्या हो गया, लेटरल displacement is the perpendicular distance किसके बीच में, between इंसिडेंट रे and the कौन सी रे है भैया, एमर्जेंट रे,
आफ्टर, कब? आफ्टर, आफ्टर पासिंग थ्रू द ग्लास स्लैब। ये लिखना जरूरी, ग्लास स्लैब नहीं है तो फिर तो ट्रेन नहीं होने की, रिफ्लेक्शन नहीं होने का, कुछ नहीं होने का, फिर क्या निकल लेटर। आफ्टर, आफ्टर लाइट, आफ्टर लाइट पासिंग, पासिंग थ्रू दी, क्या जी, ग्लास स्लैब। अब आपकी मर्जी है, थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिखो, थ्रू द रेक्टेंगुलर ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब लिखो, कुछ भी लिख करो, आपकी मर्जी, खत्म। नोट। चलिए जी, आज का लेक्चर करते हैं यहीं पर समाप्त। ठीक है, अगली बार मिलते हैं आपके साथ स्फेरिकल लेंसेज के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मजे मारते रहो। बाय बाय।